जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन आपका सीडीपी का है और लगभग जो है आपका सेंट्रल जीएस का ही है क्वेश्चन। आपको पता है कि 30 नंबर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका सेंट्रल जीएस रहेगा, मतलब जीके जीएस। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से रहेगा, नहीं रहेगा। कुछ झारखंड से भी जीएस रहेगा, कुछ आपका सेंट्रल का भी रहेगा। आप लोगों को जैसा पता होगा कि सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा नहीं हो रही है अभी। जेटेड का सिलेबस के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कंफर्म कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो हम लोग वैसा करते हैं जैसे जीएस है, तो जीएस हो सकता है कि चेंज होगा भी। तो ऐसा नहीं कि इसका टॉपिक हट जाएगा। इसका लगभग फिक्स टॉपिक रहता है, क्योंकि जीएस अनलिमिटेड है। आप जितना पढ़े उतना कम है। तो हम लोग धीरे कोशिश करते हैं कि जीएस को पढ़ लें। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सा एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। ऑप्शन ए आपका अजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो आपको देखना है कि गद और पद दोनों में है। तो ये आपका ऑप्शन ए अजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री की सर्वाधिक सबसे गिरी हुई स्थिति आपको बताना है कि इससे गिरी हुई स्थिति नहीं हो सकता है। सबसे खराब स्थिति गिरी हुई किस में बताई जाती है या किससे पता चलता है? तो ये आपका है, ये आपका मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होता है। ये देखिए जुआ और शराब की भांति, यानी कि जुआ और शराब की भांति जैसा स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया जा रहा था। बताइए, इतना गिरी हुई स्थिति, इतना रूप है गिरा हुआ, जो जुआ और कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं हम जुआ और शराब से इसमें। लेकिन क्या था आपका शतपथ ब्राह्मण में, देखिए वो था आपका मैत्रेयी संहिता से प्राप्त हो गया। हम लोग जान गए कि बहुत खराब स्थिति है, जुआ और शराब की भांति हम लोग स्त्री को तुलना किया जा रहा है। लेकिन आपका शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धगिनी, यानी कि जिस तरीके से चल रहा है उसी तरह किससे शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। उसमें पता चलता है कि लड़की जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही लड़का है, जितना लड़का इम्पोर्टेंट है उतना ही लड़की है। स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा रूप कहा जाता है, पुरुष का आधा रूप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का स्वर प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? सबसे पुराना, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? देखिए ये आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ ये आपका वेद है। वेद को कहा जाता है सबसे प्राचीन। इसका देखिए संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्णदेव व्यास को माना जाता है। जो संकलनकर्ता किए हैं वो देव व्यास जी हैं। वेद जो है वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, वेद जो है आपका ये 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं जानेंगे। उससे पहले और कुछ देखिए क्या है क्वेश्चन, कि ऋग वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को होत्र कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद देखिए वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जो 4 वेद हैं उसमें से ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्र कहते थे या होत्र कहा जाता था। इसमें क्या है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये चारों वेदों को, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों को संहिता कहा जाता था। संहिता क्या कहा जाता था? संहिता कहा जाता था। किसे? चारों वेद को, ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन है? आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपका ऑप्शन ये है ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद या ऑप्शन सी ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुराना अगर देखा जाए तो ये आपका ऋग्वेद को कहेंगे।
ठीक है, सबसे पुराना ऋग्वेद को कहेंगे। और पद और गद और पद दोनों में है, वो आपका अजुर्वेद को कहेंगे, अजुर्वेद को। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? जो विष्णु पुराण है वो किस वंश से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी ये भी यानी मौर्य वंश और गुप्त वंश दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विष्णु पुराण जो है ये किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। उसके बाद वायु पुराण आपका है गुप्त वंश से संबंधित है। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए टॉपिक क्या है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित यानी कि ऑथेंटिक है और सबसे पुराना है। ये कौन है? आपका मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण जो है वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए। देखिए जो भी पुराण है ना, लगभग जितने भी पुराण हैं आपके, वो आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है और श्लोक है संस्कृत श्लोक में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसे कहा जाता है? किससे होता है, ज्ञात होता है, ये आपको बताना है। आपका ये कल्पसूत्र, ऑप्शन बी अल्पसूत्र, ऑप्शन सी कल्पसूत्र और अल्पसूत्र दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन ए कल्पसूत्र हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपको बताना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है। ये आपका ऑप्शन ए आपका चाणक्य है, ऑप्शन बी अशोक है, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, या ऑप्शन डी अकबर। तो ये जो अर्थशास्त्र जो लिखे हुए हैं वो आपको चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है। इनका दूसरा नाम क्या है? और बहुत सारे नाम हैं इनका कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये इन्हीं को कहा जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन्हीं को कहा जाता है, इनको चाणक्य। देखिए निम्न में से, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अष्ट हो जाएगा। ठीक है, अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, या ऑप्शन सी चाणक्य, या ऑप्शन डी अकबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि ही क्या है? अष्ट अध्यायी किताब है, वो पाणिनि ने लिखा है। देखिए अब बात करते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या थे? तो हेरोडोटस जो थे इतिहास का जो फादर है ना, इतिहास के पिता, ये हेरोडोटस को ही कहा जाता है। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी थी, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका किसने? हेरोडोटस ने लिखा था। और हेरोडोटस क्या थे? इतिहास के पिता कहा जाते हैं। अभी इसमें देखिए है अगला मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। कौन? मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये इन्होंने किताब भी लिखा था जो हम लोग पढ़ते हैं, भारत का भूगोल। भारत का जो भूगोल पढ़ते हैं ये आपका मेगास्थनीज ने लिखा था। सॉरी, टॉलमी द्वारा लिखा गया। सॉरी, मेगास्थनीज नहीं, मेगास्थनीज सिर्फ क्या थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। लेकिन भारत का जो भूगोल लिखे हैं किताब, वो टॉलमी द्वारा लिखी गई है। ये टॉलमी जो लिखे हैं, तो भारत के भूगोल में क्या क्या टॉपिक लिखे, उनके अंदर क्या आता हो भारत का भूगोल में, तो किन के बारे में लिखा है? तो ये आपका पशु के बारे में लिखे हैं, भारत के, सिर्फ भारत के पशु, पेड़,
पौधे, खनिज पदार्थ के बारे में लिखे हैं। सिर्फ ये भारत के बारे में लिखे हैं, ये भारत का भूगोल। अगला देखिए, ये सीडीपी का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका एक क्वेश्चन पूछता ही है। बुद्धि लब्धांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं, आईक्यू लेवल। इसी से हम लोग को पता चलता है कि कौन ज़्यादा तेज़ है, कितना कमज़ोर है, नहीं, इसी से पता चलता है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, हम लोग भी जान सकते हैं कि हम लोग कितना तेज़ है या कितना कमज़ोर है। इसी के मदद से आईक्यू लेवल से पता चलता है। जिसका ज़्यादा आईक्यू लेवल रहता है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ रहता है, किसी भी चीज़ को अचीव करने में वो ज़्यादा अच्छा जल्दी से कर लेता है कंपेयर टू नॉर्मल इंसान के बारे में कहा जाए तो जो आईक्यू लेवल है ये कैसे निकाला जाता है, तो ये आपका मानसिक आयु, अभी बताएंगे। इसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन है और नीचे आपका वास्तविक आयु और गुना कर देना आपका 100 से। तो मानसिक आयु क्या होता है और वास्तविक आयु क्या होता है। जैसे कोई लड़का है, उसका जो वास्तविक, अभी जैसे हम हैं या फिर कोई लड़का है, राम जो है, उसका उम्र जो है वो 16 साल का है, लेकिन वो कि बहुत तेज़ है। वो देखिएगा 10 क्लास का क्या है, 10 क्लास तक का क्वेश्चन को बना लेता है मैथ का। तो अगर कोई 5 क्लास में है और अगर 7-8 क्लास का मैथ का क्वेश्चन या किसी भी चीज़ सब्जेक्ट का क्वेश्चन को वो याद कर लेता है या बना लेता है, तो उसका जो मानसिक आयु हो जाएगा ना, वो 10 क्लास के हिसाब से होगा। लेकिन वास्तविक आयु क्या है उसका, 5 साल का, 5 क्लास में पढ़ता होगा तो कितना साल का होगा, 8 साल का होगा, 10 साल का होगा। तो देखिए नीचे क्वेश्चन है आपके सामने, एक ग्राम है, ठीक है, जिसका जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु कहे तो वो जो उसका जो दिमाग इतना तेज़ है कि वो 6-8, अगर 5 क्लास में है और वो 12th क्लास का क्वेश्चन, 12th क्लास का जो मैथ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेता है। 12th क्लास के जितने भी साइंस हैं उनको समझ में आने लगता है, तो वो आपका माइंस क्या हो जाएगा, मानसिक आयु जो होगा उस 12th क्लास के हिसाब से होगा। लेकिन रियल में उसका उम्र कितना है, 16 साल है। तो इसका आईक्यू लेवल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है आपका मानसिक आयु बटे 16, आपका वास्तविक आयु गुना 100। तो अगर काटेंगे 4 से तो 4 तिया 12 और 4 चक 16, 4 से कटेंगे तो ये 25 चक, यानी कि 25 तिया 75। जिसका उम्र जो होता है 25 से कम होता है वो बहुत कम, मतलब जड़ बुद्धि कहा जाता है। 25 से 49 को कहा जाता है थोड़ा बहुत, उसको भी कहेंगे बहुत ख़राब बुद्धि है उसके पास, बहुत ख़राब। हम लोग अक्सर जो इंसानियत के पास, लगभग सभी के पास कितना बुद्धि पाया जाता है, तो 110 से 119 के बीच हम लोग एवरेज सभी लोगों के पास पाया जाता है बुद्धि। तो 70 है, मतलब समझ लीजिए 75 है, तो किसके किसके बीच आएगा, तो 70 और 79 के बीच ये मंद बुद्धि के अंतर्गत आता है। 70 और 79 जो मंद बुद्धि आता है। 110 और 110 से 119 अगर आता है तो एक नॉर्मल इंसान है, हम जैसा इंसान। अगर 140 से अधिक आता है तो बहुत गिफ्टेड स्टूडेंट है वो। 130 से 139 कहेंगे तो तेज़ से थोड़ा कम, लेकिन वो भी तेज़ ही कहा जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।